हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट को। पिछले क्लास में हम पढ़े थे क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सटन एंड बोवेरी ने दिया था। किसने दिया था भाई? सटन एंड बोवेरी ने। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन एंड बोवेरी ने क्या बोला था उसमें कि भाई जो क्रोमोसोम्स का बिहेवियर है वो मेंडल के फैक्टर के जैसा है। और सटन एंड बोवेरी का कहना था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं जीन उस पे प्रेजेंट होता है और क्रोमोसोम्स के हेल्प से जीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। इस बात का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ सटन एंड बोवेरी ने नहीं दिया था। इस बात का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मॉर्गन ने दिया था, थॉमस एंड मॉर्गन। अगर आपको याद हो तो बेटसन एंड पुनेट के एक्सपेरिमेंट को देख रहे थे। बेटसन एंड पुनेट अपना एक्सपेरिमेंट किए थे किस पे? लेथाइडस ओडोरेटस स्वीट पी। किस पे? लेथाइडस ओडोरेटस स्वीट पी। और उसमें बेटसन एंड पुनेट ने देखा कि भाई जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो कपलिंग बिहेवियर शो कर रहा है, और जो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है तो वो रिपल्सन के बिहेवियर को शो कर रहा है। मॉर्गन ने उस एक्सपेरिमेंट को देख के बोला कि भाई आप इसको दो कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करने के अलावा आप इसको एक कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वो कॉन्सेप्ट है लिंकेज। क्या है भाई? लिंकेज। तो आज हम पढ़ेंगे लिंकेज थ्योरी या मॉर्गन के जेनेटिक्स को। क्लियर है? लेकिन उसके पहले कुछ पॉइंट है। एक तो क्वेश्चन आता है कि मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट में अपने एक्सपेरिमेंट में कि ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई को क्यों सेलेक्ट किया? फ्रूट फ्लाई का जो जूलॉजिकल नेम है वो है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है। एक तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का या क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का कौन दिया? आंसर जाता है मॉर्गन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि भाई मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट में ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई को क्यों लिया? आपको पता है बायोलॉजी में बहुत सारे साइंटिस्ट को सक्सेस इस बेसिस पे मिला है कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन से ग्रुप को लिया, कौन से ऑर्गेनिज्म को लिया। जैसे मेंडल को ही देखो, पी प्लांट को लिए थे। क्यों? क्योंकि शॉर्ट लाइफ स्पैन था, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करता था, लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था। कुछ ऐसा ही ड्रोसोफिला के साथ भी है, इसलिए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को सेलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। एक तो शॉर्ट लाइफ साइकिल है ड्रोसोफिला का, मात्र 2 सप्ताह। ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसको आप इजिली रेयरिंग कर सकते हैं, आप इसको इजिली अपने घर में ही पाल सकते हैं। ठीक है। फ्रूट पल्प पे, मतलब घर में ही आप इसको ग्रो करा सकते हैं। फ्रूट पल्प पे आप इसके नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा, शार्प सेक्सुअल कैरेक्टर देखने को यहाँ पे मिलता है, मतलब आप नेक टाई से ही देख के बता देंगे कि कौन मेल ड्रोसोफिला और कौन फीमेल ड्रोसोफिला है। नेक्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोडक्शन आफ्टर ईच मैटिंग। ईच मैटिंग मतलब एक मैटिंग में लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोडक्शन होता था, ठीक वैसे ही जैसे पी प्लांट में लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोडक्शन होता था। नेक्स्ट है लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल। आपको पता है ड्रोसोफिला पे मात्र 8 क्रोमोसोम्स होता है, यानी 4 पेयर, ओनली 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है। तो बस 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो वहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्रोमोसोम्स के बीच लिंकेज हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप वहां पे इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट में किसको लिया? ड्रोसोफिला को लिया, फ्रूट फ्लाई को लिया। यहां तक नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉर्गन एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? यहां तक नोट डाउन करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे अब मॉर्गन एक्सपेरिमेंट। मॉर्गन एक्सपेरिमेंट। मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट में 2 कैरेक्टर को कंसीडर किया, एक तो बॉडी कलर एंड दूसरा आई कलर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से कैरेक्टर को चूज किया था। तो एक बॉडी कलर और दूसरा आई कलर। मॉर्गन ने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसमें से एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बॉडी कलर और आई कलर को चूज किया था। दूसरा एक्सपेरिमेंट है जिसमें उन्होंने आई कलर और शेप ऑफ विंग्स को लिया था। क्लियर है? लेकिन हम बस एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। एनसीईआरटी में एक डायग्राम है
और वो डायग्राम है हाँ भाई एनसीईआरटी में ये डायग्राम है पेज नंबर 84 पे। क्लियर है? तो मॉर्गन एक्सपेरिमेंट समझने के बाद ये आपको जो डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी पे ये आपके लिए आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान से थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। मॉर्गन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मॉर्गन कंसीडर टू कैरेक्टर बॉडी कलर एंड आई कलर। मॉर्गन कंसीडर टू कैरेक्टर कौन कौन सा? बॉडी कलर एंड आई कलर। बॉडी कलर एंड आई कलर। आपको पता है बॉडी कलर और आई कलर दोनों के लिए जो जीन है ड्रोसोफिला में वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका उस कैरेक्टर का जीन कहां प्रेजेंट होता है? आंसर आता है एक्स क्रोमोसोम। कहां पे? एक्स क्रोमोसोम। तो नेक्स्ट लाइन लिख लेना है क्या? बोथ ऑफ द जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। नेक्स्ट बोथ ऑफ द जीन present on X chromosome. Both of the gene present on X chromosomes. चलिए मेंडल ने जो फीमेल ड्रोसोफिला लिया था, क्या? फीमेल ड्रोसोफिला के पास आपको पता है दो एक्स क्रोमोसोम होगा। क्या? ये एक्स क्रोमोसोम और ये एक्स क्रोमोसोम। क्लियर है? तो फीमेल ड्रोसोफिला का जो कैरेक्टर था वो रिसेसिव कैरेक्टर था या म्यूटेंट कैरेक्टर था। क्लियर? स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो फीमेल ड्रोसोफिला के पास जो कैरेक्टर था दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पे था और येलो बॉडी स्मॉल वाई फॉर येलो बॉडी एंड व्हाइट आई। क्या? व्हाइट आई। नेक्स्ट मॉर्गन ने जो मेल ड्रोसोफिला लिया था इस मेल ड्रोसोफिला के पास क्या है? एक तो एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा वाई क्रोमोसोम है। क्या? एक्स और वाई क्रोमोसोम है। तो आपको पता है कि मेंडल ने जो कैरेक्टर लिया था उसके जीन सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स पे है, वाई क्रोमोसोम्स पे नहीं है। और ये डोमिनेंट जीन होता है। क्या है? डोमिनेंट जीन है और ये इसका एक्सप्रेशन होगा। ठीक है? आपको पता है एक्स और वाई जीन में होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं आता है क्योंकि एक दूसरे से ये दोनों क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? पूरे के पूरे डिफरेंट होते हैं। क्लियर है? तो इसके पास दो जीन था मेल ड्रोसोफिला के पास एक क्रोमोसोम्स पे दो जीन था। कौन सा? एक तो है ब्राउन बॉडी एंड रेड आई। किसके लिए? ब्राउन बॉडी एंड रेड आई के लिए। ये वाइल्ड कैरेक्टर है। क्या है? वाइल्ड कैरेक्टर है। तो ये है ब्राउन बॉडी एंड क्या? रेड आई। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में फीमेल ड्रोसोफिला येलो बॉडी व्हाइट आई वाले को लिया और मेल ड्रोसोफिला ब्राउन बॉडी रेड आई के लिए लिया। ये ब्राउन बॉडी और रेड आई जो है ये वाइल्ड कैरेक्टर है। क्या है? वाइल्ड कैरेक्टर है, नॉन म्यूटेंट कैरेक्टर है, किसी भी तरह का इसमें चेंज नहीं हुआ है। आपको पता है इससे दो तरह का गैमेट्स बनेगा। कौन? एक तो वाई स्मॉल आर और दूसरा वाई स्मॉल आर नहीं। इसका मतलब इससे सिर्फ एक तरह का गैमेट्स बनेगा। क्लियर? क्या? एक तरह का गैमेट्स बनेगा। दो एक्स में से सिर्फ एक एक्स आता है बाहर, अगर आपको ध्यान हो तो। यानी इसमें वाई और आर में सिर्फ एक तरह का गैमेट्स बनेगा। क्या? स्मॉल वाई स्मॉल आर। पता है मियोसिस हो रहा है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। और मेल हेट्रोजाइगस कंडीशन में, हेट्रोजाइगस तो बोलना सही नहीं है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है एक्स और वाई। यानी कि मेल में दो तरह का गैमेट्स बनेगा। एक तो एक्स क्रोमोसोम वाला गैमेट्स और दूसरा वाई क्रोमोसोम वाला गैमेट। क्या? वाई क्रोमोसोम वाला गैमेट। एक्स क्रोमोसोम पे आपको कैपिटल वाई कैपिटल आर मिल जाएगा, वाई पे इस तरह का कोई जीन नहीं मिलेगा जो बॉडी कलर और
आई कलर को कंट्रोल करता है, लेकिन फिर भी वाई का तो एक गैमेट्स बनेगा ही बनेगा। हाँ भाई, तो क्या होगा, ये इससे फ्यूज करेगा एक बार और ये एक बार इससे फ्यूज करेगा। क्लियर है? एक्स क्रोमोसोम एक बार एक्स से फ्यूज करेगा और एक्स क्रोमोसोम एक बार वाई से फ्यूज करेगा। चलो देखते हैं, ये एक्स क्रोमोसोम एक बार एक्स से फ्यूज किया तो क्या बनेगा, फीमेल ऑफस्प्रिंग बनेगा। और फीमेल ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप कैसा आएगा, तो ऐसा आएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। चलिए एक बार ये एक्स वाई से फ्यूज करेगा तो किस तरह का ऑफस्प्रिंग बनेगा, मेल ऑफस्प्रिंग बनेगा। ये तो हो गया फीमेल ऑफस्प्रिंग और ये क्या हो गया, मेल ऑफस्प्रिंग। कैसा मेल ऑफस्प्रिंग बनेगा, देखो ना, स्मॉल वाई स्मॉल आर और दूसरा इसका वाई क्रोमोसोम्स। क्या हो जाएगा भाई, वाई क्रोमोसोम्स। ठीक है, यानी अगर आप यहाँ पे देखिए तो जो फीमेल है, क्या जो फीमेल ऑफस्प्रिंग है उसके पास उस फादर का कैरेक्टर आया, और जो मेल ऑफस्प्रिंग है उसके पास इसका मदर का कैरेक्टर आया है। फीमेल ऑफस्प्रिंग जो है इसका फिनोटाइपिक कैरेक्टर कैसा होगा, ब्राउन बॉडी रेड आई, ब्राउन बॉडी रेड आई, कैपिटल वाई कैपिटल आर। तो यहाँ पे आएगा ब्राउन बॉडी रेड आई। और यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग है उसका कैरेक्टर कैसा आएगा, मदर के जैसा, येलो बॉडी व्हाइट आई। कैसा आएगा भाई, येलो बॉडी व्हाइट आई। क्लियर? चलिए अब मॉर्गन ने क्या किया, इस दोनों को, किसको, फीमेल ऑफस्प्रिंग और मेल ऑफस्प्रिंग दोनों को क्या किया, ये मॉर्गन दोनों को क्या किया, फीमेल ऑफस्प्रिंग और मेल ऑफस्प्रिंग दोनों का टेस्ट क्रॉस करा दिया। एक तरह से टेस्ट क्रॉस है, F1 जनरेशन हेटेरोजाइगस कंडीशन एंड दूसरा क्या है, रिसेसिव कॉम्बिनेशन वाला ऑर्गेनिज्म है ना, रिसेसिव ड्रोसोफिला। तो आप इसको टेस्ट क्रॉस भी कह सकते हैं या आप इसको सिब मैटिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि एक ही पेरेंट से दोनों बने हुए हैं, मेल और फीमेल, यानी ये सिबलिंग भी है और सिबलिंग के बीच मैटिंग होगा तो इसको क्या बोलेंगे, सिब मैटिंग। तो मॉर्गन ने इसको सिब मैटिंग करा दिया या फिर इसका टेस्ट क्रॉस करा दिया। क्या, टेस्ट क्रॉस और सिब मैटिंग, टेस्ट क्रॉस, या आप इसको क्या कह सकते हैं, मॉर्गन ने इसका दोनों का ब्राउन बॉडी विद रेड आई हेटेरोजाइगस कंडीशन में, येलो बॉडी व्हाइट आई वाले को, रिसेसिव कैरेक्टर वाले को क्या किया, टेस्ट क्रॉस करा दिया, या दोनों एक ही पेरेंट के हैं तो आप इसको क्या कह सकते हैं, सिब मैटिंग करा दिया। क्या करा दिया भाई, सिब मैटिंग। किसने, मॉर्गन ने, सिब मैटिंग। देखते हैं इसके आगे, यहां तक आप नोट डाउन करेंगे। हाँ भाई, तो कहां पे थे हम, मॉर्गन ने जो दो ऑफस्प्रिंग आए थे उसको सिब मैटिंग करा दिया, या आप उसको बोल सकते हैं टेस्ट क्रॉस करा दिया। क्या जीनोटाइप था सर, तो कुछ ऐसा जीनोटाइप था, कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, एक्स और एक्स। क्लियर? दूसरा अपने पास क्या था, एक था स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये एक्स क्रोमोसोम और ये वाई क्रोमोसोम, यही था, एक्स और वाई क्रोमोसोम। मॉर्गन ने इन दोनों का सिब मैटिंग करा दिया, या इसको बोल सकते हैं टेस्ट क्रॉस करा दिया। आपको पता है ये कितने तरह का गैमेट प्रोड्यूस करेगा, हेटेरोजाइगस है तो 4 टाइप्स के गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा, और ये कितने तरह का गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा, ओनली 2 टाइप्स के गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा। चलो गैमेट्स बनाते हैं। हाँ भाई, तो जो गैमेट्स बनेगा वो कैसा गैमेट्स बनेगा भाई, देखो, एक तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, दूसरा स्मॉल वाई स्मॉल आर, क्या, स्मॉल वाई स्मॉल आर, या फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर, इस तरह से बना लेते हैं सीक्वेंस में। उसके बाद स्मॉल वाई कैपिटल आर, और फोर्थ गैमेट बनेगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। क्लियर है? ये कितने तरह का गैमेट्स बनाएगा, तो सर ये भी 4 टाइप्स के गैमेट्स को बनाएगा। कौन कौन सा, एक तो स्मॉल वाई स्मॉल आर और दूसरा वाई, ये वाई क्रोमोसोम और ये एक्स क्रोमोसोम, अलग अलग गैमेट्स बनेगा, और ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में तो ये 4 टाइप्स के गैमेट्स को बनाएगा। क्लियर है? चलो एक बार ये पूरा एक्स क्रोमोसोम,
एक बार पूरा एक्स क्रोमोसोम फ्यूज होगा इस दूसरे एक्स क्रोमोसोम से। आपको पता है ये सारे के सारे क्या है, एक्स क्रोमोसोम। तो एक्स और एक्स से फ्यूज होगा तो यहाँ पे बनेगा फीमेल ऑफस्प्रिंग, और दूसरा ये एक्स क्रोमोसोम एक बार फिर से इस वाई क्रोमोसोम से फ्यूज होगा तो यहाँ पे बनेगा मेल ऑफस्प्रिंग। हमें अगर आप देखिए तो कैपिटल वाई कैपिटल आर पैरेंटल कॉम्बिनेशन वाला गैमेट है। क्या है ये, पैरेंटल कॉम्बिनेशन वाला गैमेट है। कैपिटल वाई स्मॉल आर नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन वाला गैमेट है, यानी इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट। स्मॉल वाई स्मॉल आर ये भी रिकॉम्बिनेंट है, पेरेंट ऐसा गैमेट नहीं बनाना था। नेक्स्ट स्मॉल वाई स्मॉल आर ये क्या है, ये भी पेरेंटल गैमेट्स है। क्या है ये, पेरेंटल गैमेट्स है। जो पेरेंट थे वो इसी तरह का गैमेट्स बना देते हैं। स्मॉल वाई स्मॉल आर ये भी क्या है, पेरेंटल गैमेट्स है। अब ये एक्स क्रोमोसोम दूसरे एक्स क्रोमोसोम से फ्यूज करेगा तो फीमेल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा, और ये एक्स दूसरे वाई क्रोमोसोम से फ्यूज करेगा तो मेल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। चलिए, तो अगर ये इसके साथ फ्यूज कर रहा है तो मेरा जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। क्लियर है, यानी ये जो मेरा ऑफ स्प्रिंग आया F2 जनरेशन में ये वाइल्ड कैरेक्टर वाला आया, ब्राउन बॉडी विद रेड आई, अगर आपको दिख रहा है तो। नेक्स्ट ये स्मॉल वाई सॉरी कैपिटल वाई स्मॉल आर फ्यूज करेगा स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ, तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर फ्यूज करेगा किसके साथ, स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ, तो ये रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग बना। क्या, रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग बना। ब्राउन बॉडी विथ व्हाइट आई, और ब्राउन बॉडी विथ व्हाइट आई पेरेंट मेरे पास नहीं था, यानी ये रिकॉम्बिनेंट पेरेंट बना, सॉरी रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग बना। नेक्स्ट क्या हुआ, ये स्मॉल वाई कैपिटल आर, क्या स्मॉल वाई कैपिटल आर फ्यूज करेगा किसके साथ, स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ। चलो देखो, स्मॉल वाई विथ कैपिटल आर फ्यूज किया किसके साथ, स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ। ये जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा ये कैसा ऑफ स्प्रिंग बनेगा, येलो बॉडी विथ रेड आई, कैपिटल आर है तो ये बनेगा येलो बॉडी विथ रेड आई, और ये कैसा बनेगा, ब्राउन बॉडी विथ क्या, व्हाइट आई। क्लियर है। नेक्स्ट अपना स्मॉल वाई स्मॉल आर फ्यूज करेगा तो कैसा, पैरेंटल कॉम्बिनेशन वाला ऑफ स्प्रिंग बनेगा, क्या, येलो बॉडी विथ व्हाइट आई। चलिए बनाते हैं, स्मॉल वाई स्मॉल आर फ्यूज करेगा स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ, तो ये जो ऑफ स्प्रिंग बना ये कैसा ऑफ स्प्रिंग बना, येलो बॉडी विथ व्हाइट आई। कैसा, येलो बॉडी विथ व्हाइट आई। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, यहां पे एक एक्स क्रोमोसोम दूसरे वाई क्रोमोसोम्स के साथ फ्यूज करेगा तो क्या होगा। चलिए, एक तो कैपिटल वाई कैपिटल आर और दूसरा वाई क्रोमोसोम। क्लियर है। नेक्स्ट कैपिटल वाई, बोलो ना, कैपिटल वाई स्मॉल आर किसके साथ फ्यूज कर गया, वाई क्रोमोसोम्स के साथ। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट और ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन। पैरेंटल क्यों, क्योंकि इसके जैसा पेरेंट था वाइल्ड कैरेक्टर वाला, ब्राउन बॉडी विथ रेड आई, तो ये वाइल्ड पेरेंट है, वाइल्ड ऑफस्प्रिंग, सॉरी वाइल्ड कैरेक्टर है। नेक्स्ट यहाँ पे ब्राउन बॉडी विथ व्हाइट आई, तो ये है ब्राउन बॉडी विथ व्हाइट आई, ब्राउन बॉडी विथ व्हाइट आई। चलिए नेक्स्ट, अब ये स्मॉल वाई कैपिटल आर फ्यूज करेगा वाई क्रोमोसोम्स के साथ, तो कुछ ऐसा बनेगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर फ्यूज विथ क्या, वाई क्रोमोसोम्स। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे स्मॉल वाई स्मॉल आर और ये वाई क्रोमोसोम्स के साथ फ्यूज करेगा तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन आएगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर फ्यूज करेगा किसके साथ, वाई क्रोमोसोम्स के साथ, तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन, यानी बोलो ना, येलो बॉडी विथ व्हाइट आई। क्या, येलो बॉडी विथ
व्हाइट आई। क्लियर? ये कैसा है ऑफस्प्रिंग? येलो बॉडी विथ रेड आई। कैसा? येलो बॉडी विथ रेड आई। हाँ, ये जो टेस्ट क्रॉस हो रहा है, जनरली टेस्ट क्रॉस में जो रेशियो होता है, मेंडेलियन टेस्ट क्रॉस आप याद कीजिए, डाइहाइब्रिड मेंडेलियन टेस्ट क्रॉस। डाइहाइब्रिड मेंडेलियन टेस्ट क्रॉस में रेशियो था, कितना रेशियो था? 1:1:1:1। इसका मतलब ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन अपना शेयर करता था इक्वल प्रोपोर्शन, 25%, 25%, 25% एंड 25%। मॉर्गन को यहां पे भी उम्मीद ऐसा ही था, लेकिन ऐसा रिजल्ट नहीं आया। जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन, देखो भाई, मेंडल जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था टेस्ट क्रॉस, तो पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन दोनों 50% आया था। ये 25% पेरेंटल कॉम्बिनेशन, 25% पेरेंटल कॉम्बिनेशन, और ये 25% क्या था? रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन। यानी मेंडल के टेस्ट क्रॉस में ईच एंड एवरी ऑफस्प्रिंग कितना परसेंटेज शेयर करता था भाई? 50% रिकॉम्बिनेंट एंड 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन। क्या? 50% रिकॉम्बिनेंट एंड 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन। लेकिन मॉर्गन का जो F2 जनरेशन आया टेस्ट क्रॉस में, वो रिजल्ट काफी चौंकाने वाला था। क्या? ये देखिए, वाइल्ड कैरेक्टर यानी ब्राउन बॉडी विथ रेड आई, पेरेंट ऐसा है, और येलो बॉडी विथ व्हाइट आई, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। क्या है ये? पेरेंटल कॉम्बिनेशन। क्या है ये? पेरेंटल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट, ब्राउन बॉडी विथ व्हाइट आई, ऐसा पेरेंट है ही नहीं। येलो बॉडी विथ रेड आई, ऐसे भी पेरेंट नहीं है, यानी ये क्या है? ये रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन। क्या है ये? रिकॉम्बिनेंट। नेक्स्ट, जो मेल ऑफस्प्रिंग बना, वो येलो बॉडी विथ ब्राउन आई, येलो बॉडी विथ रेड आई एंड येलो बॉडी विथ व्हाइट आई। यानी ये मेल ऑफस्प्रिंग भी क्या है? पेरेंटल ऑफस्प्रिंग है। क्या है? पेरेंटल ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट, यहां पे देखिए, ब्राउन बॉडी विथ व्हाइट आई, पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं है, और येलो बॉडी विथ रेड आई, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं है, ये भी क्या है? ये रिकॉम्बिनेंट है। क्या है ये? रिकॉम्बिनेंट है। अकॉर्डिंग टू मेंडल जो रिजल्ट आना चाहिए था, वो 1:1:1:1 आना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट ऐसा नहीं आया। यानी अगर मेंडेलियन जेनेटिक्स होता तो ऑफस्प्रिंग का जो प्रोपोर्शन था वो 25%, 25%, 25%, 25%, यानी 50% रिकॉम्बिनेंट और 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन। लेकिन रिजल्ट ऐसा नहीं हुआ। लिंकेज के कारण पेरेंटल कॉम्बिनेशन, क्या? लिंकेज के कारण पेरेंटल कॉम्बिनेशन यहाँ पे जो है वो चला गया कितना परसेंट? वो चला गया 98.7%। कितना? 98.7%। क्लियर है? पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना चला गया? 98.7%। रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन चला गया 1.3%। कितना? 1.3%। यानी बहुत कम क्रॉसिंग ओवर हुआ, 1 यानी बहुत कम रिकॉम्बिनेंट हुआ, और अधिक से अधिक क्या हुआ? लिंकेज शो किया। क्लियर? नेक्स्ट यहां पे देखिए, पेरेंटल कॉम्बिनेशन 98.7% एंड रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन 1.3%। क्या? 1.3%। क्लियर? तो मॉर्गन ने बोला कि भाई जो जीन्स है एक्स क्रोमोसोम्स पे, क्या? एक्स क्रोमोसोम पे, ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम पे बॉडी कलर और आई कलर को कंट्रोल करने वाले जो जिन है वो क्या? लिंकेज शो करते हैं। क्या शो करते हैं? लिंकेज शो करते हैं। यानी दोनों जिन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एक साथ ट्रांसफर होते हैं। रिकॉम्बिनेशन का चांस या फिर क्रॉसिंग ओवर का चांस उसमें क्या है? बहुत कम है। और कितना है? मात्र 1.3%, ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन का चांस है। यानी मोस्टली ये जीन्स बॉडी कलर और आई कलर को कंट्रोल करने वाले जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या? एक साथ ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी लिंकेज शो कर रहे हैं। मॉर्गन का कहना था कि भाई दो जीन्स होते हैं ना, जीन्स, ये दो जीन्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे एक दूसरे के एकदम जस्ट पास में होते हैं। ये दोनों जीन्स क्रॉसिंग ओवर शो नहीं करते हैं, ये लिंक्ड जीन होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या? एक साथ ट्रांसफर होते हैं। मॉर्गन का कहना था कि भाई ये जो
क्रोमोसोम्स होते हैं ना, इस क्रोमोसोम्स पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या? क्रोमोसोम्स पे जीन प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद मॉर्गन ने कहा कि एक क्रोमोसोम्स पे बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या? एक क्रोमोसोम्स पे बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर एक क्रोमोसोम्स पे एक ही जीन प्रेजेंट होता तो जैसा मेंडल का डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट आ रहा था वैसा मेरा भी यानी मॉर्गन का भी डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इससे कंक्लूजन निकला कि एक क्रोमोसोम पे क्या बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, मॉर्गन का कहना था कि भाई ये जो क्रोमोसोम्स है ना, क्रोमोसोम्स, इस क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स अरेंज होते हैं, ये जीन्स लीनियरली अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं? इस तरह से लीनियरली अरेंज होते हैं ताकि क्रॉसिंग ओवर का भी स्कोप रहे और लिंकेज का भी स्कोप रहे। जो क्रोमोसोम्स पे जीन होते हैं पैरेलली अरेंज नहीं होते हैं। अगर पैरेलली अरेंज होते हैं तो क्रॉसिंग ओवर का चांस बिल्कुल जीरो हो जाता। तो मॉर्गन का कहना था कि भाई क्रोमोसोम्स पे जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो लीनियरली प्रेजेंट होते हैं। दो जीन्स के बीच अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा, दो जीन्स के बीच अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा यानी वो जीन्स क्रॉसिंग ओवर शो करेंगे या रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे। अगर एक क्रोमोसोम्स के दो जीन्स के बीच अगर डिस्टेंस काफी कम होगा यानी वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में या गेमेट फॉर्मेशन के समय साथ साथ क्या करेंगे, एक साथ साथ सेग्रीगेट करेंगे। ठीक है, दोनों जीन एक साथ ही रहेंगे यानी वो लिंकेज शो करेंगे। क्या करेंगे? लिंकेज शो करेंगे। तो इस तरह का बहुत सारा स्टेटमेंट था किसका? मॉर्गन का, और इसको हम जानते हैं लिंकेज थ्योरी के नाम से। किसके नाम से? लिंकेज थ्योरी के नाम से। तो आप यहां तक नोट डाउन करेंगे और पढ़ेंगे लिंकेज थ्योरी। एक सेकेंड रोक के हम देखते हैं एनसीईआरटी का डायग्राम। देखो भाई, अगर तुमको एनसीईआरटी का डायग्राम दिख रहा है तो यहाँ पे ये क्रॉस ए जो मॉर्गन का पहला एक्सपेरिमेंट है, इसमें आप देखिए येलो बॉडी और व्हाइट आई के ये जो जीन्स है ये काफी पास पास है यानी ये लिंक्ड जीन है। क्या है? लिंक्ड जीन है यानी ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन शो करते हैं 98.7% और रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं ओनली 1.3%। यही अपना एक्सपेरिमेंट है जो हम देखे, ये ठीक वही एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं। नेक्स्ट, क्रॉस बी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो क्रॉस ए है ये आपको दिखाना चाहता है कि यहाँ पे लिंकेज ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि दो जीन्स के बीच डिस्टेंस कम है। इसका मतलब लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। दो जीन्स के बीच डिस्टेंस जितना कम होगा लिंकेज का चांस उतना अधिक होगा, और दो जीन्स के बीच डिस्टेंस जितना अधिक होगा लिंकेज का चांस उतना ही कम होगा। एक्सपेरिमेंट 2 आपको दिखा रहा है। ये एक्सपेरिमेंट 2 में क्या भाई, व्हाइट आई एंड मिनिएचर विंग्स, ये शेप ऑफ विंग्स है, ये भी एक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होता है। देखो व्हाइट और मिनिएचर यानी आई कलर और विंग्स शेप के बीच अगर दो जीन्स के बीच डिस्टेंस ज्यादा है तो डिस्टेंस ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हुआ यानी रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हुआ। आपको दिख रहा है रिकॉम्बिनेशन कितना आ रहा है यहाँ पे 37.2% और लिंकेज यहाँ पे मात्र 62% शो हो रहा है। कितना? 62%। दोनों डायग्राम एक जैसा है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन और पैरेंटल कॉम्बिनेशन का परसेंटेज में अंतर है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहां से क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ड्रोसोफिला का येलो आई कलर या फिर सिंपल आई कलर और बॉडी कलर में कितना परसेंट पैरेंटल कॉम्बिनेशन होता है? आपको जवाब देना होगा 98.7%। कितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन या कितना परसेंट क्रॉसिंग ओवर होता है? आपको जवाब देना होगा 1.3%। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि भाई आई कलर, क्या ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट आई कलर एंड विंग्स शेप वाला जो जीन है, विंग शेप्स का जो जीन है वो कितना परसेंट पैरेंटल कॉम्बिनेशन शो करता है? आंसर देना होगा 62.8%। ड्रोसोफिला का एक्स क्रोमोसोम्स पे जो जीन है और कौन कौन सा जीन, आई कलर और शेप ऑफ विंग्स, वो कितना परसेंट क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन शो करता है? कितना परसेंट क्रॉसिंग ओवर या कितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन शो करना, कितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन या कितना परसेंट क्रॉसिंग ओवर शो करता है? तो आपको जवाब देना होगा 37.2%। कितना? 37.2%। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर? ये जो एक्सपेरिमेंट है
मॉर्गन का सेकंड एक्सपेरिमेंट किसके बीच में, आई कलर एंड विंग्स शेप के बीच में, किसके बीच, आई कलर और विंग्स शेप के बीच, है ना। अपने एनसीईआरटी में मेंशन कर लीजिएगा, व्हाइट और मिनिएचर। मिनिएचर विंग्स का शेप है, मिनिएचर मतलब वेस्टिजियल विंग्स, और दूसरा होता है वाइल्ड टाइप में जो विंग्स का शेप है वो नॉर्मल या फिर लॉन्ग विंग्स आप वहां पे लिख सकते हैं। क्लियर है? ये दो डायग्राम आपको समझ में आ गया। अगर किसी भी तरह का इस दोनों डायग्राम में आपको डाउट है तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे। यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर अभी हम लिखेंगे लिंकेज थ्योरी। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे लिंकेज थ्योरी। किसने दिया लिंकेज थ्योरी? मॉर्गन ने दिया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। चलिए फर्स्ट पॉइंट है, जीन्स या फैक्टर्स जो है ना वो क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट रहते हैं। क्या? जीन्स या फैक्टर कहां प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं। एक क्रोमोसोम्स पे लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स होता है। क्या? एक क्रोमोसोम्स पे या वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पे लार्ज नंबर ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना उस क्रोमोसोम्स पे, क्या क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स है वो लीनियरली अरेंज होता है। कैसे? लीनियरली अरेंज होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे जो फैक्टर्स होते हैं ये लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। कैसे? लीनियरली अरेंज होते हैं ताकि रिकॉम्बिनेशन का भी स्कोप रहे और क्रॉसिंग ओवर का भी स्कोप रहे। सॉरी, रिकॉम्बिनेशन का भी स्कोप रहे या क्रॉसिंग ओवर का भी स्कोप रहे और लिंकेज का भी स्कोप रहे। किसका? लिंकेज का भी स्कोप रहे। अगर क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स है ये पैरेलली अरेंज होते तो सिर्फ लिंकेज देखने को मिलता, आपको क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता ही नहीं। तो क्रोमोसोम्स पे जीन पैरेलली नहीं लीनियरली अरेंज होते। क्लियर है? नेक्स्ट है कि लिंकेज जितना अधिक होगा क्रॉसिंग ओवर उतना ही कम होगा। इसका मतलब लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक प्रोसेस है। क्या है? एक दूसरे का एंटागोनिस्टिक प्रोसेस है। तो लिंकेज थ्योरी में ही लिखेंगे क्या? स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बोलो ना, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। मॉर्गन ने कहा था कि दो जीन्स के बीच डिस्टेंस जितना ही अधिक होगा लिंकेज उतना ही कम होगा, और दो जीन्स के बीच अगर डिस्टेंस जितना कम होगा लिंकेज उतना ही अधिक होगा। यानी स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। क्या? डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, यानी स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज डिस्टेंस बिटवीन जीन्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, नेक्स्ट, क्या? लिंकेज इज एंटागोनिस्टिक प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। इसमें कोई डाउट नहीं है। लिंकेज इज एंटागोनिस्टिक प्रोसेस ऑफ लिंकेज इज एंटागोनिस्टिक प्रोसेस ऑफ क्या? क्रॉसिंग ओवर। यानी क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक प्रोसेस है। आपको पता है कि हमारे पॉपुलेशन में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन में क्रॉसिंग ओवर जो है ना वो डिजायर्ड फेनोमेना है। क्या? जनरलाइज्ड डिजायर्ड फेनोमेना है या डिजायर्ड प्रोसेस है, जबकि लिंकेज एक्सेप्शनल या फेलियर ऑफ क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट है। क्लियर है? पॉपुलेशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्रॉसिंग ओवर डिजायर्ड इसलिए है क्योंकि भाई क्रॉसिंग ओवर के कारण वेरिएशन अराइज होगा और वेरिएशन के कारण होगा इवोल्यूशन। क्लियर है? तो क्रॉसिंग ओवर क्या है? जनरलाइज्ड डिजायर्ड प्रोसेस है, जबकि लिंकेज एक्सेप्शन
या फिर फेलियर ऑफ क्रॉसिंग ओवर है। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे क्रॉसिंग ओवर इज जनरलाइज्ड डिजायर्ड प्रोसेस। क्या? क्रॉसिंग ओवर इज जनरलाइज्ड डिजायर्ड प्रोसेस। Crossing over is generalized desired process while linkage is exceptional failure of crossing over. While linkage is exceptional क्या? failure of crossing over. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है मॉर्गन का कहना था कि जो जीन्स पेयर्स होते हैं ना, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं। जीन पेयर कहां प्रेजेंट होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं। जीन्स पेयर कहां प्रेजेंट होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं। देखिए, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, क्या होमोलोगस क्रोमोसोम है, इस होमोलोगस क्रोमोसोम पे क्या है? जीन्स पेयर प्रेजेंट है। क्या है? जीन्स पेयर प्रेजेंट है। मॉर्गन का कहना था जितने होमोलोगस पेयर प्रेजेंट होंगे उतना ही लिंक्ड जीन होगा। क्या होगा भाई? उतना ही लिंक्ड जीन का ग्रुप होगा, यानी नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, क्या नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या? नंबर ऑफ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मॉर्गन का कहना था कि भाई जितने पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उतने नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप होते हैं। क्या? उतने नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप होते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पे कोई ना कोई जीन ऐसा होगा जो क्या करेगा? लिंकेज शो करेगा। क्या करेगा? लिंकेज शो करेगा। यानी अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म का लिंकेज ग्रुप निकालना होगा, क्या लिंकेज ग्रुप निकालना होगा, तो आपको क्या देखना होगा? पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या? पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्लियर है? देखो, तो ड्रोसोफिला में 4 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है। कितने? 4 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो अगर हम देखते हैं ड्रोसोफिला के केस में, किसमें? ड्रोसोफिला के केस में, तो ड्रोसोफिला के पास क्या है? 4 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, यानी 3 तो ऑटोसोम प्लस X और X क्रोमोसोम, ये एक पेयर यानी कि 6 क्रोमोसोम, और यहाँ पे आ गया 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो ड्रोसोफिला में नंबर ऑफ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम 4 और नंबर ऑफ लिंक्ड ग्रुप भी कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। ये तो बात है फीमेल ड्रोसोफिला का। किसका? फीमेल ड्रोसोफिला का। लेकिन मेल ड्रोसोफिला में क्या होता है? वहां पे 3 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, ऑटोसोम, और एक नॉन पेयर यानी कि X क्रोमोसोम अकेला और Y क्रोमोसोम अकेला। यहाँ पे पेयरिंग नहीं होता है। तो X क्रोमोसोम अपना एक लिंकेज ग्रुप शो करेगा और Y क्रोमोसोम अपना एक इंडिविजुअल लिंकेज ग्रुप शो करेगा। यानी मेल ड्रोसोफिला में, क्या मेल ड्रोसोफिला में नंबर ऑफ लिंक्ड ग्रुप कितना हो जाएगा भाई? 3, 4, 5। कितना हो जाएगा? 5। आया समझ में? इस तरह से। इसी तरह फीमेल में नंबर ऑफ लिंक्ड ग्रुप कितना हो जाएगा? 23, और मेल में नंबर ऑफ लिंक्ड ग्रुप हो जाएगा 24। खैर, आप यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर हम नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप को देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट पॉइंट लिंकेज थ्योरी में ही चल रहा है, लिखेंगे द जीन्स पेयर प्रेजेंट ऑन द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, द जीन्स पेयर present on the genes pair present on pair of homologous chromosome, pair of homologous chromosome represent the genes pair present on pair of homologous chromosome represent to a group of linked gene, represent to a group of क्या
linked टू अ ग्रुप ऑफ लिंक्ड या इसी को कहते हैं लिंकेज ग्रुप। क्या कहते हैं? लिंकेज ग्रुप। मीन्स इन शॉर्ट आप कह सकते हैं नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ मीन्स नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या? नंबर ऑफ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। यानी जितना पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होगा उतना ही नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप होगा इंडिविजुअल में, ऑर्गेनिज्म में। तो दो कॉलम बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे ऑर्गेनिज्म और दूसरे तरफ लिखेंगे नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप। चलो, तो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले हम पी प्लांट को ले लेते हैं। आपको पता है पी प्लांट में पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 7, यानी नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप हो जाएगा 7। न्यूरोस्पोरा फंजाई है। न्यूरोस्पोरा में नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कितना हो जाएगा? 7, क्योंकि 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। मेज में नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप 10, क्योंकि 10 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। नेक्स्ट ड्रोसोफिला में फीमेल के केस में नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप तो हो जाएगा 4। क्यों? क्या हो जाएगा? 4। जबकि मेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? 3 + XY। इसका मतलब 3, 4, 5, यानी कितना हो जाएगा भाई? 5। बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं। ह्यूमन फीमेल में नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप 23, क्योंकि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। 22 क्या? ऑटोसोम प्लस XX और ये 1 पेयर 6 क्रोमोसोम। सिंपल, यानी 23 नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप है। लेकिन ह्यूमन मेल के केस में नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। क्यों सर? क्यों 24? क्योंकि 22 ऑटोसोम प्लस एक X और एक Y, ये अलग लिंकेज ग्रुप शो करते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग होते हैं हेमीजाइगस कंडीशन में। नेक्स्ट याद रखेंगे प्रोकैरियोट। क्या? प्रोकैरियोट के पास एक ही जेनेटिक मटेरियल होता है, एक ही डीएनए होता है, तो ये इसका लिंकेज ग्रुप 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। और म्यूकर एक फंजाई, इस म्यूकर के पास नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कितना हो जाता है? 2 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है। क्लियर है? यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिंकेज थ्योरी में एक लिंकेज थ्योरी में लास्ट स्टेटमेंट है कि क्रोमोसोम्स पे जीन्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। क्या? क्रोमोसोम्स पे जीन्स का अरेंजमेंट कैसे होता है? तो क्रोमोसोम्स पे जीन का अरेंजमेंट 2 तरीके से होता है। अगर डोमिनेंट क्रोमोसोम क्या एक ही क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हो, A, B, ठीक है, और रिसेसिव क्रोमोसोम्स एक क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होगा, स्मॉल a, स्मॉल b, इस तरह के क्रोमोसोम्स पे जीन के अरेंजमेंट को कहते हैं सिस अरेंजमेंट। क्या कहते हैं? सिस अरेंजमेंट। नेक्स्ट एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसपे एक क्रोमोसोम्स पे क्या है? डोमिनेंट जीन और दूसरा रिसेसिव जीन, जबकि दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे एक तो रिसेसिव और दूसरा डोमिनेंट जीन इस तरह प्रेजेंट होगा। अगर जीन अलग अलग क्रोमोसोम्स पे अलग अलग होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पे डोमिनेंट रिसेसिव डोमिनेंट, ठीक है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं ट्रांस अरेंजमेंट। क्या कहते हैं? ट्रांस अरेंजमेंट। अगर एक क्रोमोसोम्स पे दोनों डोमिनेंट और दोनों रिसेसिव इस तरह से, तो सिस, और एक डोमिनेंट एक रिसेसिव दूसरा डोमिनेंट, तो इस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं ट्रांस अरेंजमेंट। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही लिंकेज थ्योरी तक। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे
टाइप्स ऑफ लिंकेज। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ लिंकेज। लिंकेज दो तरह का होता है, एक होता है कंप्लीट लिंकेज और दूसरा होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। तो आज के लेक्चर में कहीं पे भी आपको कोई डाउट होता है आज के क्लास में तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है। एनसीईआरटी के डायग्राम में कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट में जरूर पूछना है। थैंक यू।